अस्सलाम वालेकुम। जी, बिज़नेस लॉ का अभी जो रीसेंट आईकैप ने चेंजेस की हैं उसके मुताबिक हम प्लान एक डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारे चैप्टर्स का और हम इसको किस तरह से लेके चलें। सबसे पहले इसने ये किया है कि मर्जिंग ऑफ चैप्टर की हैं। कंटेंट में इतना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ हेडिंग ऐड होने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बुक ही अपडेट हो गई है। सिर्फ बुक में कंटेंट वही है, हेडिंग के साथ वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो पहले थे वही अभी हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। हाँ, थोड़े से ऐसे टॉपिक हैं, 3-4, टोटल 8 ऐसे टॉपिक हैं जो अभी रिसेंटली नए ऐड हुए हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की पहले उसने रीज़न नहीं बताई थी, अब वो रीज़न भी बता रहा है कि किस वजह से लाइसेंस जो है वो रिवोक हो रहा होता है। तो अब हमारे जो टोटल चैप्टर हैं वो 16 हैं, 16 चैप्टर, जिनमें से 1 to 10 तो एम लॉ से हैं और 11 to 16 जो हैं वो हमारे सी लॉ से हैं। नॉर्मली ये हो रहा होता है कि सारे टीचर जो हैं वो सी लॉ पहले स्टार्ट करवा रहे होते हैं, क्योंकि सी लॉ थोड़ा सा इजी है और समझ भी आ रहा होता है। एम लॉ थोड़ा सा गहराई में होता है और उसको प्रिपेयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आई कैप का ट्रेंड भी ये है कि उसमें से ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा टीचर जो हैं वो सी लॉ से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब सी लॉ का देखा जाए तो चैप्टर नंबर 11 वही है जो हमारा पहले चैप्टर नंबर 19 हुआ करता था कभी। तो उसमें ये है कि हम बहुत इजी सी चीज़ें हैं, उसने पहले कंपनी को बताया है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के बाकी बिजनेसेस से डिफरेंस क्या है, कंपनी को क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का थोड़ा सा बता दिया। आगे वो चैप्टर नंबर 12 में बात करता है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जब कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन हम करवाने जा रहे हों, तो उसमें सारी वो मेमोरेंडम की क्लॉजेज बता रहा होता है। इसी तरह आगे जाएँ चैप्टर नंबर 13 में, तो वो मैनेजमेंट पे बात कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 14 में वो प्रॉस्पेक्टस और ये सारी चीज़ें, डिविडेंड वगैरह पे बात कर रहा होता है, शेयर कैपिटल पे बात कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 15 में वो फिर मीटिंग से रिलेटेड बात कर रहा होता है कि कंपनी में कौन कौन सी किस तरह की मीटिंग्स होती हैं, किस तरह से वो है मीटिंग कंडक्ट करते हैं और मीटिंग की टाइप क्या है। चैप्टर नंबर 16 में वो फिर अकाउंट्स पे बात कर रहा होता है। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी जो बन गए हैं वो चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 13 मैनेजमेंट डायरेक्टर के ऊपर है, तो वो पहले भी लेंथी था, अभी भी वो लेंथी है। पहले हमारा चैप्टर नंबर 25 था, तो उसको प्रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन गया हुआ है उसकी लेंथ की वजह से, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी हैं जो क्रैम करना पड़ती हैं। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो यही हैं, चैप्टर नंबर 12 मेमोरेंडम के बारे में, चैप्टर नंबर 16 अकाउंट्स के बारे में, और चैप्टर नंबर 15 जो मीटिंग से रिलेटेड है। मीटिंग में वो तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछ रहा होता है, पोल, शो ऑफ हैंड के बारे में, प्रॉक्सी के बारे में। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा जो टेस्ट कर रहा होता है बिजनेसेस के बारे में। तो हमारे जो फर्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए, अगर हम सीलो में इस टाइम तो मोस्ट प्रोबेबली सबका सीलो जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो सी लॉ में जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा करने वाला चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 16 अकाउंट्स वाला होगा। अब उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसमें अकाउंट्स वाले पोर्शन भी हैं और डायरेक्टर रिपोर्ट भी है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी है, और क्वार्टरली अकाउंट वगैरह भी उसमें ऐड हो गए हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया हुआ है। तो उसकी वेटेज तकरीबन 15 से 20 नंबर एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो होगा। तो वो वाला चैप्टर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी भी होना चाहिए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 12 जिसमें मेमोरेंडम के कंटेंट उसने बताए हैं, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन। तो ये बहुत ज़्यादा वो पूछ रहा होता है, तकरीबन हर एक अटैम्प में इन दोनों चैप्टर में से तो लाजमी सवाल आता है। इसके अलावा मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो रिपीटेड है, मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें से रिपीटेड है। चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एक हैवी सवाल बन सकता है, लेकिन उसने तकरीबन पास पेपर में 3-4 दफ़ा ही पूछा है, तो हमें उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करना चाहिए।
उसके अलावा पावर और ड्यूटीज़ हैं वो सीधे से क्रैमिंग वाले क्वेश्चन हैं। अगर वो पूछेगा तो क्रैमिंग पूछेगा, लेकिन जो मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है वो यही है कि डायरेक्टर के बारे में वो कोई सिनेरियो क्रिएट कर दे, उनके इलेक्शन के बारे में या उनके प्रोसेस के बारे में या इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में कोई सिनेरियो आ जाए। तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पास पेपर से ये एक तकनीक मिलती है कि हमें पता चलता है कि उसमें से जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे रिपीटेड हैं, एग्जामिनर बार बार वो एरियाज़ पूछ रहा है। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो उसमें मोस्ट जो रिपीटेड एरिया है वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। यहाँ वो कभी कभी बॉडी कॉर्पोरेट भी पूछ लेता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। बाकी उसने डिफरेंस बताया है, कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर क्या हैं, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो उसने इतना कभी उसमें से पूछा नहीं। सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक जो है वो हमारा वही है। तो इस तरह पास पेपर की प्रैक्टिस से हमें ये हिंट मिल जाता है कि इस चैप्टर में से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो जो उसने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं वो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। बाकी नेम क्लॉज के बारे में वो प्रोहिबिटेड नेम जो हैं और रिस्ट्रिक्टेड नेम वो कभी कभी पूछ लेता है। बाकी सब्सक्रिप्शन क्लॉज के बारे में, लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में कभी सवाल नहीं आया। लेकिन जो हमें पास पेपर से हिंट मिलते हैं वो यही हैं कि मोस्ट रिपीटेड एरियाज़ हमारे सामने आ जाते हैं कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इनमें से बार बार सवाल पूछा जा रहा होता है। तो इस तरह पास पेपर की प्रैक्टिस से हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि पूरे सीलों में कुछ एरियाज़ ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिनमें से बार बार सवाल जो है वो रिपीटेड बेस पे हो रहे होते हैं। सेम केस एमलॉ में, एमला का उसने अभी सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, और चैप्टर नंबर 6 के बारे में वो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस, अनड्यू, तो ये चीज़ें जो है वो रिपीटेड एरियाज़ पे वो पूछ रहा होता है। इसी तरह जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी रिलेटेड, और इसका उसने पूरा एक चैप्टर बना दिया है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, गारंटी के बारे में। तो वो भी इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो बार बार सवाल पूछ रहा होता है। चैप्टर नंबर 9 और 10 की तो अलहदा से वेटेज है पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, उसको तो हमने प्रायोरिटी बेस पे रखना ही है। लेकिन एम लॉ में से जो पहले चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 3 और 4 तक, चैप्टर नंबर 5 भी इवन, उसमें से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कंसिडरेशन से रिलेटेड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वो उनमें से सवाल बना रहा होता है। लेकिन जो बाकी आगे वाले एरियाज़ हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें से तो टिपिकली सवाल बनना ही है। जैसे कि गारंटी वाला है, उसके अलावा वो ग्रेजुटी उसके बारे में पूछ रहा होता है। तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको बार बार वो रिपीट कर रहा होता है। लेकिन एम लॉ में ज़्यादा सिनेरियो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पास पेपर और सफिशेंट मटेरियल होगा, उसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल मटेरियल है तो वो भी। लेकिन अभी हमारे जो पेपर का ट्रेंड है वो ये है कि 30% हमारे एमसीक्यूज़ होंगे और 70% हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। तो 30% एमसीक्यूज़ के लिए एक सफिशेंट प्रैक्टिस चाहिए होगा। मतलब हमने पास करने के लिए सिर्फ 50 मार्क्स लेने हैं, तो उनमें से 30 मार्क्स अगर हम एमसीक्यूज़ में से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करते हैं तो बाकी हमारे पास बहुत कम मार्जिन बचता है सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, पासिंग रेशो में जाने के लिए। तो अगर 30 में से हमारा टारगेट मिनिमम 25 हो या 25 से अबव हो तो इजीली हमारे 50%, मतलब जो पास होने में से भी 50% मार्क्स हैं 25, वो हम इजीली एमसीक्यूज़ में से कवर कर लें, और बाकी जो पोर्शन होगा 70 मार्क्स का, उसमें से इजीली हम पासिंग मार्क्स की रेशो जो है वो कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एमसीक्यूज़ के बारे में, एमसीक्यूज़ का ये है कि फिर हमें जो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट है उसकी हर एक लाइन बहुत डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी भी लाइन से एमसीक्यूज़ बना सकता है। अभी जो रिसेंटली एमसीक्यूज़ की फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी तो उसमें एमसीक्यूज़ उसने काफ़ी डिफ़िकल्ट दिए, कुछ ऐसे थे जो समझ भी नहीं आ रहे थे, और कुछ ऐसी टर्म्स उसने यूज़ की जो बिल्कुल भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं थी। तो 2-3 ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो हमें सिलेबस से भी नहीं मिले थे। तो एमसीक्यूज़ की एक सफिशेंट प्रैक्टिस हमें रिक्वायर्ड होगी ताकि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी भी लाइन से एमसीक्यूज़ आए तो हम उसका इजीली जवाब दे सकें। वो सिनेरियो रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी पूछ सकता है, वो सीधा सा भी एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि एमलॉ में वो ज़्यादा सिनेरियो रिलेटेड पूछ रहा होता है, और सीलो के भी सिनेरियो बनते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें समझ आ जाती हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है।
सीलो में से जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो डेज़ के ऊपर हैं कि डेज़ से रिलेटेड 30 डेज़ 15 डेज़, और उसके अलावा रेजोल्यूशंस के ऊपर हैं जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सीलो में से ज़्यादातर जो हैं वो उसको टिपिकल पॉइंट मिल जाते हैं एमसीक्यूज़ बनाने के लिए, लेकिन एम लॉ में जो है वो सिनेरियो रिलेटेड भी है। जो पहले 2-2 3-3 नंबर में सिनेरियो पूछ रहा होता था, अब वो 1 नंबर में ईज़िली उसको एमसीक्यूज़ में कवर कर सकता है। तो एमसीक्यूज़ की हमारी सफिशेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। प्लस 70 मार्क को ऑब्टेन करने के लिए पास पेपर और एडिशनल मटेरियल जो भी आपके पास है, क्लासेस में मिला है या रेलिवेंट टीचर ने आपको प्रोवाइड किया है, उससे आपकी एक सफिशेंट जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। न्यूमेरिकल और थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट